नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 3000 पीआईक्यूज़ की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एपिसोड नंबर 33 में बीपीएससी द्वारा 27 जुलाई 2025 को आयोजित पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीआरओ के पेपर में, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पेपर में कुल 80 प्रश्न पूछे गए थे। और इन 80 प्रश्नों में से अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 40 तक के जो प्रश्न थे वो हिंदी और इंग्लिश के थे। तो हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न थे ये आपके काम के नहीं हैं, ना ही क्वालिफाइंग लेवल का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके उस लेवल के काम के हैं, तो इसलिए इसको हमने हटा दिया, इसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा बात करें तो 41 से लेकर 67 तक आज हम आपसे प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसमें जीएस प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल होंगे। महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं 41 से लेकर 67 के बीच में। और बात करें 68 से लेकर 80 तक, तो 68 से लेकर 80 तक मैथ्स और रीजनिंग के सवाल यहाँ पर हैं। और हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, और वहाँ से जो हमारा पीआरटी का जो मैथ रीजनिंग ग्रुप है, पीआरटी और जीएस का मैथ्स रीजनिंग ग्रुप है, वहाँ पर जो भी एडमिन है वो आप ये 68 से लेकर 80 तक इन प्रश्नों का अच्छे से सॉल्व करके उत्तर भेज दीजिएगा। पीडीएफ बनाकर अच्छा सा आप लोग भेज दीजिएगा, और उस पीडीएफ में नाम भी ज़रूर मेंशन कर दिया करिए कि पीआरओ का क्वेश्चन पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए थे जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछे गए थे। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। करंट अफेयर से आपके पहले प्रश्न जो है स्टार्ट होगा। तो पहला सवाल आपके सामने है, अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया। 41 नंबर प्रश्न देखिए, अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है पौंडीचेरी, ऑप्शन डी है गोवा। कमेंट कीजिएगा 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो यह जो है जिस स्थान पर आयोजित किया गया था उस स्थान का नाम है सिक्किम, उस राज्य का नाम है सिक्किम। और स्थान की अगर हम बात करें तो यांगांग, याद रखिएगा, यांगांग हेलीपैड एक जगह है सिक्किम में, नामची ज़िले में। सिक्किम के नामची ज़िले में यांगांग हेलीपैड नामक एक जगह है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था अप्रैल 2025 में। तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी है। एक बार इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव, कॉन्फ्रेंस नहीं कहेंगे, इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव अप्रैल 2025 में सिक्किम में हुआ था। 42 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 42 नंबर प्रश्न आपके सामने है। हमने आपसे करंट अफेयर्स में यह प्रश्न डिस्कस किया है। अगर आपने देखा है करंट अफेयर्स की क्लास तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के शीर्ष पर रहा है। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, जिसको हम फिस्कल हेल्थ इंडेक्स बोलते हैं, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। और फिस्कल हेल्थ इंडेक्स या वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक को जारी कौन करता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत सरकार का जो थिंक टैंक है जिसका नाम है नीति आयोग, और नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अभी हाल में ही जारी किया गया। हमने आपसे करंट अफेयर्स में भी इस 42 नंबर के सवाल को डिस्कस किया है। और राइट आंसर अगर हम बात करें तो हमने आपसे चर्चा भी किया था कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक पर उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा था। तो 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। और पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो उड़ीसा था, नोट कर लीजिएगा। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ था। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो गोवा था। जनवरी 2025 में नीति आयोग के द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया था। तो ये जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर उड़ीसा नंबर 1 पर, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर गोवा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 42 के बाद 43 नंबर का सवाल आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है। इनमें से किसे 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। तो कमेंट कीजिएगा। चलिए हमने आपके लिए ऑप्शंस 3 ही कर देते हैं, 3 में से एक आंसर है। 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में हमने अपने करंट अफेयर्स का जो बिहार स्पेशल क्लास था वहाँ पर डिस्कस किया था, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जब आगे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे तो पद्म पुरस्कार से संबंधित डिटेल में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है सुजुकी मोटर्स, एक कंपनी है, आप सभी लोग जानते हैं। सुजुकी की गाड़ी भी आपने चलाया होगा, बाइक चलाई होगी। तो सुजुकी मोटर्स के पूर्व
पूर्व अध्यक्ष और सीईओ हैं जिनका दिसंबर 2024 में देहांत हो गया। पूर्व अध्यक्ष और सीईओ जिनका नाम है ओसामू सुजुकी। तो ओसामू सुजुकी जो कि सुजुकी मोटर्स के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ रहे हैं, दिसंबर 2024 में इनका देहांत हो गया। और इनके सम्मान स्वरूप चूँकि जो है सुजुकी मोटर्स का भारत के कह सकते हैं विकास में एक जो है अच्छा योगदान है। यहाँ पे जो भी इन्होंने अपना फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं, गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, तो ओसामू सुजुकी को भारत सरकार द्वारा 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। तो पद्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो पद्म पुरस्कार, थोड़ा सा हम खाली जगह ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा। तो अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार की, तो पद्म पुरस्कार जो दिए गए हैं इस बार भारत सरकार के द्वारा, उनकी संख्या आपसे पूछेगा तो टोटल 139 दिए गए हैं। क्लियर है। अब इसमें अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। पहला है पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो इसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, जिसमें बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी को भी मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण। अब इसके अलावा बात करें तो दूसरा आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, तो ये 19 लोगों को दिया गया है। और बात करें पद्मश्री का, तो पद्मश्री तीसरे प्रकार का है और ये दिया गया है 113 लोगों को। पद्म विभूषण की बात करें तो भारत रत्न के बाद जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है। तो याद रखिएगा, सिविलियन अवार्ड है तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न के बाद। तो पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। 7 पुरस्कार दिए गए हैं पद्म विभूषण में, एक आपने देखा ऊपर और एक जो है बिहार स्वर कोकिला। बाकी हम आगे भी डिस्कस करेंगे आपसे डिटेल में जब करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे। पद्म भूषण की बात करें तो 19 लोगों को दिया गया। पद्मश्री की बात करें तो 113 लोगों को दिया गया। तो 113, 7, 120, 19, 139 लोगों को ये पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं इतने सारे जो चीज़ें हैं फैक्ट्स में आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो 2025 में पद्म विभूषण ओसामू सुजुकी राइट आंसर है। अगले सवाल पर चलते हैं। और ये प्रश्न इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विदेशी व्यक्ति को जब कोई चीज़ दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, तो वो बड़ी बात होती है। जैसे कि आपको मालूम होगा नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया है, जबकि भारत रत्न केवल भारतीय को ही मिल सकता है, लेकिन नेल्सन मंडेला को भी भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया है। तो 43 प्रश्न हो गया। 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी संस्था गठित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। चौथा ऑप्शन है, देख लीजिए, 3 ऑप्शंस में से आपका आंसर है। तो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक संस्था गठित की है। और ये जो है बात करें तो जो भी बच्चे होते हैं जो कि उच्च शिक्षण संस्थान के होते हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के होते हैं, उच्च शिक्षण संस्थान में देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, वगैरह वगैरह, आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो उच्च शिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक संस्था गठित की गई जिसका नाम है नेशनल टास्क फोर्स, राष्ट्रीय टास्क फोर्स। इंग्लिश में भी आपको दिया जा सकता है नाम, तो नेशनल टास्क फोर्स याद रखिएगा। तो नेशनल टास्क फोर्स हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय टास्क फोर्स, NTF। और इस नेशनल टास्क फोर्स या राष्ट्रीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो ये आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जस्टिस हैं और उनका नाम है जस्टिस श्री रविंद्र भट्ट। तो याद रखिएगा, जस्टिस श्री रविंद्र भट्ट जो है नेशनल टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और किस लिए है, तो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह संस्था गठित की गई है, महत्वपूर्ण है। तो जस्टिस श्री रविंद्र भट्ट अध्यक्ष हैं नेशनल टास्क फोर्स के, राष्ट्रीय टास्क फोर्स। और इस राष्ट्रीय टास्क फोर्स को बनाया किसने है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया है। 44 के बाद अब आते हैं 45 नंबर सवाल पर। चलिए 45 नंबर सवाल आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने जो है पूर्वोत्तर भारत का भूगोल अगर आपको पता है तो आराम से ये प्रश्न एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी हिमालय से संबंधित नहीं हैं? तो जो ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है उससे संबंधित नहीं है। और ईस्टर्न हिमालय में अगर हम बात करें तो डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी 4 आपके जो हैं
पर्वत श्रेणियाँ हैं। और डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी की अगर हम बात करें तो ये शिवालिक का विस्तार है। किसका विस्तार है? शिवालिक श्रेणी का। शिवालिक श्रेणी आप जानते हैं हिमालय की तीसरी श्रेणी को हम शिवालिक श्रेणी बोलते हैं, जिसका जो कह सकते हैं हाइट सबसे कम है अन्य दोनों की तुलना में। तो शिवालिक श्रेणी का जो विस्तार है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में। तो शिवालिक श्रेणी का जो अरुणाचल प्रदेश में विस्तार है उसको हम डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो ये आपको लोकेशन भी याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में है। किस हिमालय का पार्ट है? तो ये शिवालिक हिमालय का पार्ट है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये तो तीनों आपका पूर्वी हिमालय का पार्ट है, साथ में चौथा मिश्मी है। गड़जाट पहाड़ियों की बात करें तो गड़जाट जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका पूर्वी घाट का भाग है। पूर्वी घाट में आप इसका अध्ययन करते हैं और ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है, पूर्वी घाट का ये भाग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका नहीं है, तो आपका गड़जाट पहाड़ियाँ उड़ीसा में, ये आपका पूर्वी हिमालय का भाग नहीं है। 46 नंबर सवाल है, कर्नाटक में बवंडर से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, इस प्रश्न में बहुत सारे लोगों के जो है प्रश्न गलत भी होगा, फिर भी देखते हैं कितने लोगों के सही होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। तो कर्नाटक में बवंडर से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? चेरी ब्लॉसम, मानसून का फटना, आम्र वर्षा या काल बैसाखी। काल बैसाखी को नॉर्वेस्टर कहते हैं, आम्र वर्षा को मैंगो शावर कहते हैं, मानसून का फटना यानी मानसूनल बर्स्ट हो गया, और चेरी ब्लॉसम सावर, चेरी ब्लॉसम सावर। तो कमेंट करके बताइएगा 46 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो कर्नाटक में बवंडर से होने वाली जो वर्षा होती है, तूफान से जो होने वाली वर्षा होती है, उसको हम चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। और ये चेरी ब्लॉसम नामक जो वर्षा होती है ये कॉफ़ी के पौधों के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो कॉफ़ी के पौधे के लिए जो फ़ायदेमंद होती है, कर्नाटक में जो बवंडर से वर्षा होती है जो कॉफ़ी के लिए फ़ायदेमंद होती है, उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। आम्र वर्षा मैंगो शावर किसे कहते हैं? तो आम्र वर्षा मैंगो शावर एनसीईआरटी में हमने आपको पढ़ाया है। तो आम्र वर्षा और मैंगो शावर हम किसे कहते हैं? तो मानसून पूर्व, मानसून के पहले, मानसून पूर्व जो वर्षा होती है, प्री मानसूनल जो रेन होता है, मानसून पूर्व वर्षा होती है, जिसके वजह से जो आम पक जाते हैं, आम के पकने में जो सहायता करता है, कहाँ पर? कर्नाटक और केरल में। तो कर्नाटक और केरल में आम के पकने में सहायता करने वाली मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसे हम मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। और चेरी ब्लॉसम में फ़र्क क्या है? ये बवंडर से होने वाली वर्षा होती है, यानी ये जो है वर्षा भारी वर्षा होती है। और मैंगो शावर जो होता है ये उस तरीके से उतनी भारी या बवंडर टाइप की नहीं होती है, कहने का मतलब ये है। तो मैंगो शावर मानसून पूर्व वर्षा है, कहाँ पर होता है? कर्नाटक, केरल। इसके वजह से आम पकने में सहायता होता है, ये आपको क्लियर हो गया। चेरी ब्लॉसम जो है कॉफ़ी के लिए फ़ायदेमंद होती है कर्नाटक में। तो 46 में राइट आंसर आपका ए है। जो है काफ़ी प्रश्न यहाँ पर, ये प्रश्न आपका गलत भी हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, सीखने के लिए आप अभी यहाँ पर कर रहे हैं, एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए। और यह प्रश्न आपका जो है बात करें तो लॉ ऑफिसर में भी पूछा गया था, जो अभी ऊपर वाला प्रश्न हमने डिस्कस किया है। पीआरओ में भी पूछा गया है, 2 एग्ज़ाम्स में, एक ही दिन हुआ था एग्ज़ाम, तो इसलिए पूछ लिया गया है। अगला सवाल है आपका, उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर, रांची, जबलपुर या अगरतला। तो उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान, इसका अंग्रेजी वर्जन देख लीजिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर आपका 47 नंबर प्रश्न का सी है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 48 पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस जिले को झींगा मछली की राजधानी के तौर पर जाना जाता है? तो नया प्रश्न आपके लिए है और ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो झींगा मछली की राजधानी के तौर पर किसे जाना जाता है? कुरनूल, पश्चिम गोदावरी या नल्लोर। कमेंट कीजिएगा 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 3 विकल्प में से चौथा विकल्प आपका आंसर नहीं है। तो बात करें भारत के किस जिले को झींगा मछली की राजधानी के तौर पर जाना जाता है, तो वह जिला है नेल्लोर। कमेंट कीजिएगा नेल्लोर किस राज्य में पड़ता है। तो नेल्लोर आपका जो है भारत का वह जिला है जिसे झींगा मछली की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। इंग्लिश में एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। श्रिम्प कैपिटल, झींगा मछली को श्रिम्प बोला जाता है, तो याद रखिएगा नेल्लोर जो है श्रिम्प कैपिटल के रूप में जाना जाता है। 48 नंबर प्रश्न के बाद अब आते हैं 49 नंबर पर। और जहाँ तक और ये लग रहा है, जहाँ तक नेल्लोर जो है ये आपका
आंध्र प्रदेश में स्थित है, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित चेरापूंजी में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है चेरापूंजी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और वो किस वजह से होती है? संवहनीय प्रभाव से होती है, कन्वेक्शनल इफेक्ट से होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से होती है, अभिसरण प्रभाव से होती है, कन्वर्जेंस से होती है, या पर्वतारोध प्रभाव से होती है? पर्वतारोध प्रभाव का मतलब होता है कि पहाड़ जो है बैरियर के रूप में काम करता है, अवरोध के रूप में काम करता है और पहाड़ से टकराकर बारिश होती है। तो खासी पहाड़ियों के दक्षिण किनारे पर स्थित चेरापूंजी में जो अधिकांश वर्षा होती है वो किसके वजह से होती है? पर्वतारोध प्रभाव से। अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि पर्वतारोध प्रभाव से भारत में जो बारिश होती है कहाँ कहाँ होती है। तो पहला चीज़ तो आप ये समझिए कि जब भारत में मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जब भारत में आता है तो पश्चिमी घाट पर, भारत के पश्चिमी घाट पर जो है टकराता है और पश्चिमी घाट में केरल पे सबसे पहले पहुंचता है। पश्चिमी घाट पर टकराता जो है, जो भी पहाड़ होते हैं पश्चिमी घाट पर, उन पहाड़ों से टकराता है दक्षिण पश्चिम मानसून और भारी वर्षा होती है पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में। बम्बई वगैरह तक, महाराष्ट्र वगैरह तक आप देखते हैं भारी बारिश होती है जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ये आपको मालूम है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पहाड़ से टकराकर जो वर्षा होती है ये किस वजह से वर्षा होती है? कि पहाड़ यहाँ पर अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से खासी पहाड़ियों में भी जो है वहाँ पर पहाड़ होने के वजह से चेरापूंजी में भी जो बारिश होती है वो पर्वत के वजह से होती है, पर्वत बाधा के रूप में काम करते हैं। और जब साउथ वेस्ट मानसून पहुंचता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो बंगाल शाखा पहुंचती है, याद रखिएगा यहाँ पर किस शाखा से वर्षा होती है मेघालय में? तो बंगाल शाखा से वर्षा होती है। बंगाल शाखा से जब मानसून पहुंचता है तो पर्वत जो है बाधा के रूप में कार्य करते हैं, जिसके वजह से जो है हवाएं जो होती हैं वो उठती हैं और वर्षा वगैरह होता है। तो याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट में भी पर्वतारोध प्रभाव से वर्षा होती है। और कब होती है? तो ये ज़्यादातर जो वर्षा होती है मानसून के समय में। तो 49 नंबर की बात करें तो राइट आंसर आपका डी है, पर्वतारोध प्रभाव आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? अगर आपसे पूछे भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा कहाँ होती है तो आप क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर सर्दियों के समय में, ठंडी के समय में कोरोमंडल तट पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है कोरोमंडल तट जिसे बोलते हैं, वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वजह से होती है। संवहनीय प्रभाव से भूमध्य रेखा पर वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पूरे विश्व में जो है संवहनीय प्रभाव से ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए, इस प्रश्न में आपको क्लियर हो गया होगा। 49 में राइट आंसर आपका डी है। और बात करें जो है, जैसे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, तो ये भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र में अगर हम देखें तो ये आपका जो रहता है ये आपका अरब सागर शाखा कहलाती है। अरब सागर से आती है जब हवाएं और यही जब इधर से प्रवेश करती हैं तो ये बंगाल शाखा हो जाती है। 2 शाखाओं में दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में वर्षा करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो बंगाल की खाड़ी वाला जो शाखा है, तो बंगाल की खाड़ी शाखा से मेघालय में वर्षा होती है। और कैसे होती है? पर्वतारोध प्रभाव की वजह से। 49 नंबर प्रश्न के बाद अब आते हैं 50 नंबर सवाल पर। 50 से लेकर अगर हम बात करें 54 तक, तो जो है ये आपके प्रश्न जो है कुछ ही अभ्यर्थियों के लिए काम है जिनका टीजीटी पीजीटी में इतिहास है, उन्हीं के लिए प्रश्न काम के हैं। पहला सवाल है 50 नंबर है, ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देव निर्मित देश शब्द का अर्थ क्या है? तो देव निर्मित देश शब्द का जो अर्थ है ये भी आपका उपरोक्त में से एक से अधिक है। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार व्यापार और वाणिज्य से जुड़े थे? तो इसका भी आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। फिर बात करते हैं 53 नंबर सवाल की। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थिरवादी हीनयान का एक अन्य संप्रदाय था। कनिष्क ने स्थिरवादियों को संरक्षण दिया। स्थिरवादी बंगाल क्षेत्र में अधिक प्रचलित थे। उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी यहाँ पर भी आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलबिरूनी के अनुसार सूफी संत पतंजलि के योग सूत्र के समान थे। अलबिरूनी ने भारतीय दर्शन के बारे में जानने के लिए श्रृंगेरी का दौरा किया। अलबिरूनी मोहम्मद गौरी के साथ था। तो उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 54 में भी जो है राइट आंसर जो है आपका 54 में माफ़ कीजिएगा 54 में जो राइट आंसर आपका वो है ए, डी नहीं आंसर है।
फ्लो में हम जो है यहाँ पर बता गए। तो यहाँ पर जो कथन सही है, अल-बिरूनी के अनुसार सूफी संत पतंजलि के योग सूत्र के समान थे, यही जो है यहाँ पर सही है। तो 54 का जो राइट आंसर आपका वो ए है। तो 54 का राइट आंसर आपका ए है, सही कर लीजिएगा इसको। अब आते हैं 55 नंबर सवाल पर। अब कुछ साइंस के प्रश्न देख लीजिए, तगड़े तगड़े प्रश्न पूछे गए हैं साइंस में, अच्छे भी प्रश्न कुछ आएंगे साइंस में। 55 नंबर सवाल की बात करें, प्रोटीन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य परीक्षण क्या है? बाईयूरेट परीक्षण, कैनिजरो परीक्षण, 2,4-DNP परीक्षण या मोलिस परीक्षण? कमेंट कीजिएगा 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रोटीन का पता लगाने के लिए जो सामान्य परीक्षण होता है उसको हम बाईयूरेट परीक्षण कहते हैं। राइट आंसर 55 में ए है। चलिए इंग्लिश वर्जन देख लीजिए जिनको भी देखना हो। कॉमन टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, तो ये बाईयूरेट टेस्ट है। 56 नंबर आपका सवाल है, एक वयस्क हृदय द्वारा पंप प्रति मिनट किए जाने वाले रक्त की मात्रा कितनी होती है? 0.5 लीटर, 1 लीटर या 5 लीटर या 10 लीटर? 56 में बताइए क्या आंसर होगा। तो एक वयस्क हृदय द्वारा जो पंप किया जाता है प्रति मिनट किए जाने वाली जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है 56 में, राइट आंसर आपका सी है। तो 5 लीटर होती है वयस्क हृदय द्वारा पंप किए जाने वाली रक्त की मात्रा। 57 नंबर सवाल है, क्रेब्स चक्र। आपको हमने एनसीईआरटी में क्रेब्स चक्र के बारे में चर्चा किया है, प्रश्न भी आपसे कराए हैं। तो क्रेब्स चक्र का प्राथमिक कार्य निम्न का उत्पादन करना है। तो क्रेब्स साइकिल किससे रिलेटेड है? यूरिक अम्ल से, पायरुविक अम्ल से, गुआनिन से या एटीपी से? तो आपको मालूम है कि क्रेब्स चक्र का जो प्राथमिक कार्य होता है किसका उत्पादन करना होता है? तो एटीपी का उत्पादन करना होता है। 57 में राइट आंसर आपका डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 58 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर बहुत लोग फंस जाएंगे। हेमोग्लोबिन में उपस्थित धातु है। अब आपको जो है एग्जैक्टली पूछा है कि आपको तो मालूम है आयरन होता है, लेकिन आयरन में भी कौन सा आयन होता है? तो Fe3+ है, Fe2+ है, Mg2+ है या Sn2+ है? तो ये तो नहीं होगा, आपको मालूम है। अब बताइए ए और बी में से 58 में क्या राइट आंसर माना जाए? तो हेमोग्लोबिन में जो उपस्थित धातु होता है वो होता है Fe2+। तो याद रखिएगा Fe3+ नहीं होता है, Fe2+ हेमोग्लोबिन में उपस्थित धातु आयन है। तो राइट आंसर आपका 58 में बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे खतरनाक किरण कौन सी है? तो अगर आपने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा है तो आप इस प्रश्न को आराम से कर ले जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो अल्फा और बीटा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नहीं काउंट होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती हैं, विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। तो माध्यम की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है, माध्यम की इन्हें ज़रूरत नहीं होती, ये फ़र्क होता है, तो आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट किससे होता है? तो ये स्टार्ट होता है गामा किरणों से। गामा किरणों से स्टार्ट होता है। गामा किरणों का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, भेदन जो क्षमता होती है, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है, इसलिए इस किरण को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसलिए जो है इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं मेडिकल पर्पस में ज़्यादा। मेडिकल पर्पस में मान लीजिए आपको कुछ जांच वगैरह कराना है तो किसका आप इस्तेमाल करते हैं? एक्स किरणों का, अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं। तो एक्स किरणों की अगर हम बात करें तो एक्स किरणों का प्रयोग हम करते हैं। तो याद रखिएगा जो है एक्स किरणों का प्रयोग हम करते हैं। एक्स किरण का भी भेदन क्षमता अच्छा होता है लेकिन खतरनाक नहीं होता है, मानव शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। लेकिन जो गामा किरणें होती हैं इनकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। एक्सरे की खोज किसने की थी? गामा रेस की खोज किसने की थी? कमेंट करिएगा अगर आपको मालूम है तो। इस प्रश्न का राइट आंसर सबसे खतरनाक किरण जो है गामा किरण हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो यहाँ पे आपसे जो है 4 विकल्प में एक आपको चूज़ करना है, तो आप 4 विकल्प में से एक चूज़ कीजिए। बाकी प्राथमिक रंग कौन कौन से माने गए हैं तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। लाल माना गया है, हरा माना गया है और साथ में नीला माना गया है। तो लाल, हरा और नीला माना गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंग्लिश वर्जन है, एक बार हम देख ले रहे हैं। 60 में इंडिगो दिया है, तो ब्लू नहीं दिया गया, इंडिगो दिया गया है। और वैसे इंडिगो को भी जो है प्राथमिक रंग नहीं माना जाता है। लाल, हरा
और नीला को माना जाता है, लेकिन नीला से रिलेटेड इंडिगो तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अभी फ़िलहाल इस प्रश्न के लिए। बाकी काला किसी भी तरीके से प्राथमिक रंग नहीं है। तो सबसे बेस्ट आंसर 60 में डी है, और यही बीपीएससी के द्वारा आंसर की में भी माना गया है। तो 60 में राइट आंसर आपका क्या माना गया है? काला माना गया है। प्राथमिक रंग 3 कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला होते हैं। इंडिगो नहीं होता, लेकिन इस प्रश्न में चूंकि 4 विकल्प हैं, इनमें से एक मानना है। नीले से रिलेटेड है इंडिगो, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और काला जो है यहाँ पर प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग होते क्या हैं? तो प्राथमिक रंग ऐसे रंग होते हैं जो स्वयं से उस रंग में उपस्थित होते हैं, और जो द्वितीयक रंग होते हैं, जैसे कि काला है तो जो द्वितीयक रंग होता है, द्वितीयक रंग मिल के बनता है। द्वितीयक रंग प्राथमिक रंगों से मिलकर बनता है। प्राथमिक रंग जिस रंग में रहते हैं उसी रंग में उत्पन्न होते हैं, बाकी द्वितीयक जो रंग होते हैं वो प्राथमिक रंगों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको द्वितीयक रंग बोला जाता है। जैसे कि काला है यहाँ पर, तो प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? राइट आंसर आपका काला हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, हमने आपसे चर्चा कर रखा है। ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो यहाँ पर कुल आंतरिक अपवर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा, या कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टिंडल प्रभाव होगा, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। 61 नंबर में हमने रिफ्रैक्शन से, रिफ्लेक्शन से, टिंडल प्रभाव से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन सारे सवाल हमने आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कराए हैं। साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी है आपको वहाँ पर मिल भी जाएगा, एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। तो ये कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। तो राइट आंसर आपका 61 में बी हो जाएगा। मृग तृष्णा जो होता है वो भी कुल आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। जो हीरे की चमक होती है, डायमंड में जो चमक होती है, हीरे में जो चमक होती है, वो भी कुल आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है। तो राइट आंसर आपका बी है। आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये भी हमने आपसे एनसीईआरटी में डिस्कस कर रखा है, आराम से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। 2 विकल्प में से एक होगा निकट दृष्टि दोष, जिसको हम क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया को ठीक करने के लिए क्या हम कॉन्केव लेंस का प्रयोग करते हैं, क्या हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं? कमेंट कीजिएगा, कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। तो निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो ये हम हाइपरमेट्रोपिया के लिए करते हैं। दूरदृष्टि दोष जिसको बोलते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर 62 में ए हो जाएगा। ये जो प्रश्न हमने आपसे एनसीईआरटी में डिस्कस कर रखे हैं। चलिए अगला प्रश्न भी हमने आपको साइंस में पढ़ा रखा है, 7th 8th एनसीईआरटी में भी डिस्कस कर रखा है। चलिए, किण्वन के दौरान ब्रेड केक को स्पंजी बनाने वाली गैस कौन सी होती है? तो किण्वन यानी कि जो ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है, तो फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट में जो जब प्रक्रिया होती है तो उसमें जो है जो ब्रेड होता है उसको स्पंजी सॉफ्ट बनाने के लिए जो फूल जाता है जो ब्रेड, उसको स्पंजी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हमने आपसे एनसीईआरटी में चर्चा कर रखा है। राइट आंसर आपका 63 नंबर में सी है। आगे बढ़ते हैं। और किण्वन की अगर हम बात करें तो जो किण्वन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? तो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो एनोरोबिक परिस्थितियों में होती है, जब वायु की उपस्थिति नहीं होती है। एनोरोबिक परिस्थितियों में होती है, वायु की अनुपस्थिति में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, फ़ारेनहाइट में जल का गलनांक क्या है? तो 64 नंबर, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। तो गलनांक बताइए वाटर का, जल का फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, -32 होता है, या 100 फ़ारेनहाइट होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, ये आपको बताना है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 फ़ारेनहाइट राइट आंसर है। इसके अलावा अगर आपको जो है मेल्टिंग पॉइंट वाटर का सेल्सियस में पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये आपको क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है फ़ारेनहाइट में? कमेंट कीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट इस 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी है। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? बॉइलिंग पॉइंट वाटर का फ़ारेनहाइट में आपको बताना है, तो ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। तो 212 फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट होता है। 32 फ़ारेनहाइट जो है
वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है, परमाणु संख्या 6 तत्व वाले तत्व का नाम क्या है। तो ये सब आसान प्रश्न हमने आपसे डिस्कस भी कर रखा है एनसीईआरटी में क्लास 10th में। तो परमाणु संख्या 6 किसका होता है, हमने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, कार्बन का होता है। और हीलियम का कितना होता है परमाणु संख्या, तो हीलियम का 2 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का 7 होता है। ये आपका 6 से 8 साइंस में पूछा गया था टीआरई 3 में। सोडियम का कितना होता है, तो 11 होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए। तो परमाणु संख्या 6 वाले तत्व का क्या नाम है, कार्बन है। अगला सवाल है, बहुत ही जो है नया सवाल आपके सामने है। एलपीजी सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता निम्न तेज गंध वाले एजेंट से लगाया जाता है। तो एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें जो गैस का रिसाव होता है उसका पता हमें एक तेज गंध वाले एजेंट से लगता है, उसका नाम क्या है। अब आप लोग कहेंगे एथाइल मरकैप्टन, लेकिन यहाँ तो विकल्प में ही नहीं है। तो आप क्या करिए, अब आप करिए एलिमिनेशन करिएगा तो आपको आराम से उत्तर मिल जाएगा। क्या नहीं हो सकता, अगर आपको इतना मालूम है तो आपको आराम से उत्तर मिल जाएगा। तो एथाइल मरकैप्टन आपने वैसे जनरली पढ़ रखा है, ये आपको मालूम भी होना चाहिए एथाइल मरकैप्टन। लेकिन चूंकि यहाँ पर एथाइल मरकैप्टन नहीं दिया गया है तो यहाँ पर मीथेन तो होगा नहीं, इथाइलिन भी नहीं होगा, क्लोरोफार्म भी नहीं होगा। क्लोरोफार्म होगा तो जो है आप सो जाएंगे, क्लोरोफार्म से बेहोश हो जाएंगे। और इथाइलिन भी नहीं होगा, मीथेन गैस तो जो है ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका है थायो इथेनॉल एमीन। तो थायो इथेनॉल एमीन यहाँ पर बीपीएससी ने राइट आंसर माना है। बाकी एक बार जब इसका फाइनल आंसर किया आएगा तब हम दोबारा से चेक कर लेंगे, क्योंकि इस प्रश्न का हमें थायो एथेल एमीन स्पेशली कहीं पे नहीं मिला है। बाकी एथाइल मरकैप्टन तो कई बार सवाल आयोग द्वारा पूछा गया है, तो एथाइल मरकैप्टन आपको मालूम होना चाहिए। तो एलपीजी सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर बीपीएससी ने थायो इथेनॉल एमीन माना है। तो राइट आंसर आपका 66 में डी है। बाकी अगर फाइनल आंसर की में कुछ भी चेंज होता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल के लिए आप इसको थायो इथेनॉल एमीन मान सकते हैं। बाकी आप भी चेक कर लीजिएगा, कहीं अगर अच्छे सोर्स पर इसका आपको उत्तर मिले तो आप हमें ज़रूर भेज दीजिएगा टेलीग्राम में। बाकी एथाइल मरकैप्टन आपको वैसे भी मालूम है। आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, मेसॉन निम्नलिखित में से उपस्थित होते हैं। तो मेसॉन जो है किस में उपस्थित होते हैं, कॉस्मिक रेज में, जिनको हम ब्रह्मांडीय किरणें कहते हैं। कॉस्मिक रेज जो सन से निकलती हैं, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होती हैं, अल्फा रे, गामा रे या लेज़र रे, किसमें होता है मेजॉन। तो मेजॉन की अगर हम बात करें तो ये कॉस्मिक रेज में पाई जाती हैं। ब्रह्मांडीय किरणें या कॉस्मिक रेज में मेजॉन पाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न ये भी है, 67 आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं 68 से लेकर जो प्रश्न है। तो ये 68 से जो प्रश्न है, आप जो भी अभ्यर्थियों को हमने पीआरटी मैथ्स वाले ग्रुप में एडमिन बना रखा है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एडमिन हैं तो ऐसे एडमिन तो नहीं रहेंगे, थोड़ा मेहनत आपको भी करना होगा अपने साथियों के लिए। जो भी आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो जिनका मैथ वगैरह कमज़ोर है, तो 68 से लेकर 80 तक का जो सवाल है, 80 सवाल टोटल इस परीक्षा में पूछे गए थे। तो 68 से 80 से लेकर मैथ रीजनिंग का जो भी सवाल है आप सॉल्व करके PDF बनाकर अच्छे से भेज दीजिएगा। आपसे इतना अपेक्षित है। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।